प्रॉफिट और रिस्क का बैलेंस कैसे मैनेज होता है आपकी फील्ड के अंदर? कोई भी प्रोजेक्ट जो रहता है उसमें सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसकी क्वांटिटी और एस्टिमेशन निकाल के कभी प्रॉफिट बनाए रखने के लिए मटेरियल का वेस्टेज नहीं होना चाहिए साइट पे। कहीं पे भी हम देखते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मटेरियल वेस्टेज सबसे ज़्यादा होता है। स्किल्ड लेबर होनी चाहिए ताकि कोई काम गलत ना हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में एक गलती हज़ारों की नहीं होती है, कई लाखों करोड़ों की होती है। 2 साल पहले ही अगर ब्रिज बना है, वो अभी टूट गया, क्या ये गवर्नमेंट का कहीं न कहीं प्रॉब्लम है या फिर कोई जो कंस्ट्रक्टर कर रहा है उसकी प्रॉब्लम है या ये तो डेंसिटी की प्रॉब्लम, नहीं, क्या प्रॉब्लम है ये? ये प्रॉब्लम तो जब कंस्ट्रक्शन हुआ उन्होंने प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं की और प्लानिंग भी नहीं की होगी, और या डिज़ाइन में कोई डिफेक्ट हुआ, जैसे कि कोई लोग अपने हिसाब से, किसी के कोई प्रभावशाली आदमी है उसके वहाँ से वो फ्लाईओवर गुजर रहा है तो उसके डिज़ाइन में चेंजेस करवा देता है, जैसे पिलर हैं उसका स्पैन बढ़ा दिया कर दिया, तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द पोकार्ट शो के एक नए एपिसोड के अंदर। आपने हमारे गेस्ट राजीव जी से तो मुलाकात कर ही ली थी, नहीं करी अभी तक, मुझे पता था। कोई नहीं, अब इस आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 जो चेकआउट करें। हमने आर्किटेक्चर और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी बातें हमने करी, कैसे टेंडर फाइल होते हैं, किस तरीके से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम होता है, और भी बहुत सारी बातों पे हमने बात करी है। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऑल्सो हमारे पॉडकास्ट अब से स्पॉटिफाई भी अवेलेबल है, तो प्लीज चेक इट आउट। और चलिए पॉडकास्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन सब चीज़ों को देख करके आपको क्या लगता है कि इंडिया कितना ज़्यादा ग्रोइंग स्टेज में प्लानिंग और इंफ्रा को लेकर के? आज की तारीख में जो पहले का लेवल था उसके हिसाब से करप्शन तो कम हुआ है इन कामों में, क्योंकि आजकल सारा डिजिटल सिस्टम आ गया है। कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो कैमरे हो गए हैं या कोई मॉनिटरिंग हो रही है, प्रॉपर तरीके से हो रही है, इतने सारे इक्विपमेंट आ गए हैं हमारे पास। तो जो पहले की तरह चीज़ों को मतलब छोड़ा जा रहा था वो अब छोड़ना मुश्किल है, और मॉनिटरिंग भी ज़्यादा होने की वजह से अब देख रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट अपने विद इन टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। चाहे आप संसद भवन का देख लें, जो नया संसद भवन तैयार किया गया, फिक्स उसकी टाइम पीरियड थी 24 मंथ्स, टाटा प्रोजेक्ट्स को दिया गया, और उसकी कंसल्टेंसी एनबीसीसी के पास थी। जो गवर्नमेंट का पीएसयू है उसको मॉनिटरिंग एनबीसीसी कर रही थी। तो आज वो एक प्रॉपर प्लानिंग, डिज़ाइन और एग्जीक्यूशन के लिए पूरा कोऑर्डिनेशन करके काम करवाया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट्स भी तय समय पे पूरे हो रहे हैं। अनदर एग्जांपल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आप दे सकते हैं, फिक्स टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट कराया गया और अभी ऑपरेशनल में है। और जब बड़ा और आप प्रोजेक्ट लेते हैं जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट भी अभी उसका काम 90% कंप्लीट हो गया है। उसके अलावा अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशन में आया है। अडानी तो इतने बड़े प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को दिया था शायद ये। अडानी ग्रुप को उनका कंस्ट्रक्शन हाँ। का काम दिया और 25 साल के लिए लीज पे दिया है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। ओके। 25 साल तक उससे जो भी रॉयल्टी आएगी, जो भी इनकम होगी, वो अडानी ग्रुप अपने जो उसने पैसा लगाया वो उससे रिकवर होगा। तो आज के टाइम में प्राइवेट जैसे पीपीपी मोड पे काम ज़्यादा दिए जा रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। तो उसमें कोई प्राइवेट कंपनी काम करती है तो उसमें गवर्नमेंट का दखल कम हो जाता है, और उसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट की एजेंसी होती है। तो काम एक फिक्स टाइम पीरियड पे एक स्ट्रक्चर वाइज हो गया हाँ, कि हाँ, गवर्नमेंट की कुछ एजेंसीज है जो उनको फॉलो बैक हाँ, ले। थर्ड पार्टी भी होती है उनको चेक करने अच्छा, के कुछ लिए। थर्ड पार्टी भी रहती है। तो ओके। एक प्रॉपर चैनल में काम हो रहा है हम्म। ताकि प्रोजेक्ट्स जल्दी से जल्दी डिलीवर किए जा सके। डिलीवर किया जा सका। इन सब चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे आपने बताया कि अभी फॉरेन जितने भी ग्लोबली अपने कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जैसे वन ऑफ द रियल एस्टेट के अंदर दुबई को सबसे बड़ा अभी दुबई अभी अब है। हब आया है, हब हो चुका रियल एस्टेट के अंदर, और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की अपन शायद सोच भी नहीं सकते। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग जैसे बुर्ज खलीफा वगैरह हो गई, ये सब हो गया। हमें उनसे क्या सीखना चाहिए उनको देख करके कि इंडिया के अंदर इस टाइप का कंस्ट्रक्शन अपन लेके आ सके? अभी पिछले कुछ 4-5 सालों में इंडिया में भी वो चीज़ें आई है, उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। एक छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हम कोई भी स्ट्रक्चर तैयार करते हैं तो नॉर्मल जो प्लाईवुड की शटरिंग वगैरह यूज़ करें, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। पर अभी आप मेट्रो सिटीज़ में देखेंगे माइवन शटरिंग यूज़ की जाती है। क्या चीज़ होती है? माइवन शटरिंग, जैसे आप यहाँ ये वुडन की या ये प्लाईवुड की शटरिंग लगती है, माइवन में आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है, वॉल वगैरह सारी
स्लैब पूरा आरसीसी के अंदर होगी, उसके अंदर ही इलेक्ट्रिकल की प्लम्बिंग की लाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उसमें जो साइड पे मटेरियल वेस्टेज है वो कम होता है और बहुत कम टाइम पीरियड में पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है। तो इस तरह की नई-नई जो चीज़ें भी आ रही है, इंडिया अडॉप्ट कर रहा है। अभी आप देखेंगे 3D प्रिंटर के द्वारा भी बिल्डिंग बन रही है। इंडियन पोस्ट ऑफिस ने अपना एक ऑफिस बनाया कोयम्बटूर में और भी प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं इंडिया में और जो केवल कंक्रीट बेस पे, मतलब नो कोई सरिया नहीं, कुछ भी वो इस केवल। तरह का एक कंपोजिशन तैयार कर रहे हैं कंक्रीट का। हम्म, तो उसके हिसाब से फिर उनको 3D प्रिंटर में हमने कोई प्लान कर लिया या डिज़ाइन दे दिया, हम्म, फिर उसकी स्ट्रक्चर की डिज़ाइन दे दी और बहुत ही मतलब जितना जैसे कोई किसी चीज़ में 100 रुपए लग रहे हैं, तो 50 से 60 रुपए में वो उस चीज़ को कंप्लीट करके दे रहे हैं। कॉस्टिंग भी कॉस्टिंग कम लग रही सेव है। हो रही है, मटेरियल वेस्टेज भी नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है, लेबर भी कम लग रही है क्योंकि आज के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लेबर की बहुत शॉर्टेज है। लेबर का मतलब स्किल्ड लेबर, स्किल्ड में आगे इलेक्ट्रिशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, फायर का काम करने वाले हो गए, वेल्डर हो गए, टेक्नीशियन हो गए, इनकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है क्योंकि आज की यंग जनरेशन इन हार्ड वर्क को करना नहीं चाहती और नए स्किल्स नहीं सीख रही है, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। कहीं ना कहीं से एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा फिर तो। अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा अगर जैसे 3D रोबोट आ रहा है या फिर या 3D प्रिंटर आ रहा है, उसको भी ऑपरेट करने के अच्छा, लिए ऑपरेटिंग उसको ऑपरेटर चाहिए ऑपरेट होता करने के लिए, उसको मटेरियल पहुंचाने के लिए, उसके लिए भी मैन पावर की है, मेन पावर रहेगी की और तो कहीं ना कहीं जरूरत। आने वाले टाइम में स्किल्ड जिसके पास भी कोई टेक्निकल स्किल्स है, उसकी डिमांड रहेगी। उसकी डिमांड ज्यादा रहेगी। तो इससे जॉब मार्केट पे एक नई अपॉर्चुनिटी बनेगी। इफेक्ट नहीं करेगा पर। इफेक्ट नहीं करेगा जॉब मार्केट। अब आज कोई मजदूर का बच्चा है, वो मजदूर नहीं बनना चाहता, वो भी चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ूं और काम करूं। तो उसके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बनेगी। नई नई चीज़ें आ रही है आज हर चीज़ के लिए। रोबोटिक्स जैसे साइड पे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, प्लास्टर के लिए आजकल मशीनें आने लगी, पेंट के लिए मशीनें आने लग गई, टाइल फिटिंग के लिए मशीनें आने लग गई। तो ये धीरे-धीरे चीज़ें इंडिया में भी अडॉप्ट की जा रही है और साइड पे क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी जो टेस्ट होते हैं, चाहे क्यूब टेस्ट हो गए या सीव एनालिसिस टेस्ट हो गए या अपन जैसे बिल्डिंग बन गई है, उसके बाद अपन उसकी कैसे स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए मॉडर्न इक्विपमेंट आ रहे हैं। तो चीज़ें धीरे-धीरे इंडिया में भी अडॉप्ट की जा रही है और यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ ग्रोथ आएगी इन सब चीज़ों में। और जो ट्रेडिशनल मेथड है उनको छोड़ के एक नई एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ेगा भारत। अब जब कंस्ट्रक्शन और ये सब चीज़ों की बात आ गई है, तो कंस्ट्रक्शन होगा कैसे अगर पुरानी बिल्डिंग्स नहीं हटेगी? और इन सब चीज़ों में एक जापान की एक टेक्नोलॉजी मेरे अभी सुनने में आई थोड़े दिन में, वो है क्लेवर टेक्नोलॉजी। क्लेवर डिमोलिशन में कितना हद तक इंडिया उस चीज़ को एक्वायर कर सकता है और कब करेगा? ये जो आप क्लेवर टेक्निक बता रहे हैं उसको अभी तक इंडिया में बहुत ही कम जगह पे यूज़ किया जा रहा है क्योंकि ये नई अभी यूज़ हुई है जिसमें रहता है कि एक प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, जी। कुछ साउंड प्रूफ रहता है और उसके हिसाब से जैसे वो टॉप से बॉटम तक आते हैं, बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाता है और जो उसका वेस्टेज निकलता है वो डंपिंग यार्ड तक भेज दिया जाता है। तो ये अभी इंडिया में तो कोई चीज़ ब्लास्ट करके उसको डिमोलिश किया बॉम्बिंग जा रहा है। जो बट टेक्नोलॉजी जैसे जैसे मेट्रो सिटी में मुंबई हो गया, वहाँ पे ऐसा नहीं किया जाएगा, तो ये चीज़ अडॉप्ट की जाएगी क्योंकि आप देखते हैं कि भई यहाँ जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का चलन आया 30-40 साल पहले ही आया है, उससे पहले हमारे इंडिया में थी नहीं। अब उनका लाइफ स्पैन होता है 50 से 70 साल, 80 साल तब और जापान वगैरह में वो चीज़ें पहले बनी हुई है, तो उनको अब डिमोलिश करना ज़रूरी है और हमारे जो टाइम पीरियड आएगा उस बिल्डिंग को डिमोलिश करना, तो वही टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी ताकि वो इको फ्रेंडली भी रहे और पॉल्यूशन भी नहीं होए और लोगों को नॉइज़ पॉल्यूशन या कोई अदर हार्म्स नहीं पहुँचे। क्योंकि किसी एक बिल्डिंग में अगर ब्लास्ट किया जाता है तो पास के बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे भी फ़र्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा परेशानी जैसे आपने बताया कि डस्ट वगैरह मतलब रिलीज़ होती है तो उससे भी साँस की बीमारियाँ हो जाती है, आस-पास के लोग रहने वालों को किस हद पॉल्यूशन होता तक है। उनकी सेफ डिमोलिशन और सेफ्टी को हैंडल किया जाता है जब आप किसी भी बिल्डिंग को डिमोलिश करते हैं? इंडिया में जब कोई बिल्डिंग को डिमोलिश करते हैं तो उसमें आसपास के एरिया को एवेक्यूएट करा लिया जाता है पहले ताकि कोई कैजुअलिटी ना हो
और प्रॉपर गवर्नमेंट से उसके लिए एनओसी Approvals. अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। फायर सेफ्टी वाले वहाँ रहते हैं, हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी नियर बाय एम्बुलेंस वगैरह रहती है। और मे बी मैक्सिमम ये नाइट के टाइम में किया जाता है। दिन में क्योंकि लोगों का मूवमेंट ज़्यादा रहता है, तो नाइट के टाइम में इसको ऐसे ऑपरेशंस किए जाते हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। इसमें किस टाइप के सेगमेंट्स वर्क करते हैं कि बिल्डिंग की हाइट और विड्थ को देख के, डेंसिटी को देख करके बॉम्बिंग वाले लेते हैं, या फिर आजकल कुछ होते हैं ना कि स्लो डिमोलिशन भी काम करता है? अगर जो कोई बिल्डिंग डेंस एरिया में है, जहाँ पे आसपास में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग है, तो फिर उसको धीरे धीरे डिमोलिश किया जाता है स्टेप वाइज। जैसे जापान वाले अभी वो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। अगर कोई बिल्डिंग खुले एरिया में है, जैसे आजकल ओवरहेड टैंक है, पानी की टैंक है, उसको डिमोलिश करते हैं सीधा वो ब्लास्ट करके के थ्रू। क्योंकि आसपास कुछ होता नहीं, जहाँ टैंक बने होते हैं आसपास कुछ होता नहीं है। अगर कोई ग्रामीण इलाके में है तो वहाँ तो स्पेस खूब होता है, पर सिटी के अंदर है तो फिर उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिमोलिश किया जाता है। ओके। वो जगह के हिसाब से कौन सा एरिया उससे इफेक्ट हो रहा है अपना। आने वाले टाइम पे एआई और रोबोटिक्स का क्या फ्यूचर है इंडिया के अंदर, एज अ कंस्ट्रक्शन लाइन और एज अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना? एआई और रोबोटिक्स भी पूरे तरीके से कंस्ट्रक्शन फील्ड में अपने पैर जमा लेगा, क्योंकि आप भी कुछ चीज़ें अडोप्ट की है, जैसे 3D प्रिंटर से घर वगैरह बनाना। तो साइटों पे जो स्किल लेबर की शॉर्टेज है, तो उन चीज़ों को फिल करेगा एआई से। एआई का भी जैसे यूज़ हो रहा है इंटीरियर में, आपको डिज़ाइन करना है, एआई के ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं, आप घर बैठे आप उसका रूम का फ़ोटो डाल दीजिए, अच्छे अच्छे आपको डिज़ाइन दे देगा। आपको आर्किटेक्चर से एडवाइस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो उन चीज़ों का अभी इनिशियली स्टेज पे यूज़ हो रहा है। बेनिफिशियरी बहुत ज़्यादा। बेनिफिशियल भी बहुत ज़्यादा है। कोई आप अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हैं। और रोबोटिक्स तो आज जैसे रोबोटिक्स में तो अब मशीनें आएगी, जैसे कि प्लास्टर के लिए मशीन आ गई, पेंट के लिए मशीन आ गई, ये एक तरह की रोबोट ही है। तो उन चीज़ों के लिए अगर टाइम जो सेविंग, मशीन्स टाइम सेविंग भी है, मटेरियल मटेरियल सेविंग भी है, मटेरियल सेविंग भी है, और क्वालिटी भी इसमें आती है। कॉस्ट एफिशिएंसी। हाँ, को कितना परसेंट तक मतलब रोबोटिक्स को इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है गवर्नमेंट, ताकि बाहर से हमें इंपोर्ट ना करना पड़े आपके कंस्ट्रक्शन लाइन रोबोट्स जो होते हैं? अभी जो भी चीज़ें आ रही है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो बाहर से इंपोर्ट हो रही है। इंडिया में इसकी बहुत कम कम लेवल पे है। कम लेवल पे कम इंफ्रास्ट्रक्चर। लेवल पे जो बेसिक मशीन्स हैं वो आ रही है, बाकी बाहर से ही आ रही है। और इंडियन गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है, कोई जो भी इक्विपमेंट है यहाँ भी मैन्युफैक्चर किए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बाहर से आती है तो उस पे कस्टम ड्यूटी वगैरह लगती है, वो महंगी पड़ती है। तब लोग सोचते हैं कि भैया इससे अच्छा तो हम यहाँ की लेबर से ही करा लेंगे, उस मशीन को खरीदने की क्या ज़रूरत है। किसी को एक घर बनाना है, पेंट की मशीन आती है 60-70 हज़ार की, और वो तो कह रहा है 60-70 हज़ार में तो पूरा लेबर रेट में मेरा काम ही हो जाएगा, क्यों मैं लाऊं। तो जब वो इंडिया में असेंबल होगी या बनेगी तो मे बी कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगी, और गवर्नमेंट इस पे प्रयास कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके इसका। किन किन सेक्टर्स के अंदर इंडिया को ग्लोबली है ना टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहिए, ताकि वो फास्ट मूविंग जो रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अपग्रेड्स लेके आए? कंस्ट्रक्शन के फील्ड में मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो या फिर रिसोर्ट के कंस्ट्रक्शन हो, हाईवे, मोस्ट इम्पोर्टेंट हाईवे के रातों रात बन जाते हैं आजकल तो हाईवेज, पर आजकल पहले आप तो टाइम लगता था, आजकल देखते हैं हाईवे वगैरह कंस्ट्रक्शन में विदाउट आप मैन पावर के पूरा ऑटोमेटिक एआई कंट्रोल करके हाईवे बनाए जा रहे हैं, जिसमें आपको मैन पावर की जरूरत नहीं है, सारा सिस्टम ऑटोमेटिक। अभी चाइना ने बनाया था 150 किलोमीटर का विदाउट मैन पावर। विदाउट मैन तो पावर। ये चीज़ें जैसे हमारे पास आ जाएगी, उसको अडॉप्ट करेंगे। रिमोट एरिया है, जैसे आप बीआरओ, आप बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का आपने नाम सुना होगा। वहाँ बहुत ही टिपिकल एरिया होता है, बॉर्डर एरिया पे पहाड़ भी होते हैं, फिर टेरेस्ट का रिस्क भी होता है, और वेदर कंडीशन में टिपिकल होती है। तो ये चीज़ें जो एआई जनरेटेड है या फिर रोबोटिक्स है या एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो मैन पावर की ज़रूरत भी कम रहेगी, रिस्क भी कम रहेगा, और काम भी प्रॉपर क्वालिटी और मॉनिटरिंग के साथ होगा। आप देखने माइनिंग फील्ड में ऑफिस में आदमी बैठा है, यहाँ से एक्जावेटर को ऑपरेट कर रहा है, उसको वहाँ फील्ड में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आएगी तो एक नया मतलब चैप्टर जुड़ जाएगा भारत के विकास में। जब भारत के विकास की बात आती है तो सेफ्टी को सबसे पॉइंट पे वन पे रखना चाहिए, क्योंकि उस रेजिडेंस के अंदर बनने के बाद में बिल्डर के अलावा वो फैमिली रहेगी, वो लोग रहेंगे,
और उनकी कहीं ना कहीं सेफ्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दो तरीके से सेफ्टी को मेजर कर सकते हैं अपन। पहला अर्थक्वेक सेफ्टी। जब भी बिल्डिंग बनती है किस हद तक उसको सीरियसली लिया जाता है अर्थक्वेक से बचने के लिए उस बिल्डिंग को, कि वो उस अर्थक्वेक को सहन कर सकती है वो बिल्डिंग। अब आजकल जो बिल्डिंग कोई अप्रूवल ले रहा है तो उसको सबसे पहले ड्राइंग सबमिट करनी होती है जो लोकल बॉडीज है या जो भी परमिशन दे रहा है, जी। चाहे कोई बिल्डर बना रहा है चाहे गवर्नमेंट की बिल्डिंग बन रही है। तो उसमें एलिवेशन की हो गई, स्ट्रक्चर की हो गई, डिज़ाइन जो अंदर का जो रहेगा फ्लोर प्लान, वो सारी डिज़ाइन सबमिट करानी होती है और अप्रूव्ड कंसल्टेंट या जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी उससे अप्रूव करानी होती है, तभी हमें परमिशन मिलती है। कोई भी हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं तो इस फैक्टर को हाई रेज किस लेवल तक मान सकते हाई हैं? राइज आप मान लो कि G+5 के बाद आप मानिए ग्राउंड प्लस हाँ, 5 के बाद में वो आप रिस्की वे में जाती है उसके अंदर, इसमें और उसमें आपको अर्थक्वेक के हिसाब से डिजाइनिंग डिज़ाइन किया जाता है और गवर्नमेंट से अप्रूव करा के ही फिर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए एनओसी मिलती है। है। चाहे मेट्रो सिटीज़ में हो चाहे छोटे शहरों में हो, सब जगह अभी यही प्रोसीजर हो गया है। तो इन फैक्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है ताकि कोई अनहोनी नहीं किस हो। तरीके की टेक्नोलॉजी ये यूज में लेते हैं कि वो ग्राउंड के ऊपर इतना ज्यादा शेक करके भी और वो बिल्डिंग एकदम स्ट्रक्चर वाइज सीधी खड़ी हुई है, वो डिमोलिश नहीं हो रही है? सबसे पहले तो जब डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें जो वहाँ का सोल टेस्ट किया जाता है ओके। कि भाई जैसे कि अपन राजस्थान की बात करें तो कोटा में आप देखोगे हार्ड स्टार्ट है, पूरा रॉक है उधर, रॉक सोइल है। और यहाँ आप पुष्कर अजमेर किशनगढ़ ब्यावर में देखोगे सॉफ्ट सोइल है तक। तो यहाँ पे जब डिज़ाइन किया जाता है फुटिंग जो अपन फाउंडेशन कहते हैं उसका लंबाई चौड़ाई भी ज़्यादा रहता है, उसमें जो स्टील डाला जाता है उसका डाया भी हायर रहता है और जो दो कॉलम के बीच में जो स्पेन होता है वो भी कम रहता है ताकि बिल्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होए। तो कोई भी अपन डिज़ाइन करते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं जी। तो उसमें अर्थक्वेक ज़ोन को भी देखा जाता है, फिर उसके ऊपर कितना विंड लोड है, मतलब हवा का प्रेशर कितना है, लाइव लोड कितना है। लाइव लोड हो गया जैसे अपन लोग चल रहे हैं 50-100 जने उसमें इकट्ठे हो गए हैं, वो लाइव लोड हो गए। फिर डेड लोड भी देखा जाता है, डेड लोड जैसे फर्नीचर हो गया, जो चीज़ परमानेंट वहाँ पड़ी रहेगी। तो उन सारे फैक्टर को कंसीडर करके ही डिज़ाइन किया जाता है ताकि कोई आने वाले टाइम में परेशानी नहीं हो। और फिर उसी के बाद ही जो ड्राइंग्स स्ट्रक्चर की रेडी होती है फिर उसको अप्रूव किया जाता है। ओके। उसके विदाउट उसके काम नहीं कराया जा काम सकता। नहीं करा जा सकता। ये तो बात हो गई अर्थक्वेक वगैरह की। पर जब इमरजेंसी कल एग्जिट्स हो गए, सेफ्टी मेजर्स हो गए, किस हद तक उन प्रोसेस को हैंडल किया जाता है इंडिया के अंदर अभी भी? जब डिज़ाइन होता है तो उसमें जैसे कोई मॉल अपन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें फायर सेफ्टी के भी पूरे ध्यान रखे जाते हैं। फायर के लिए जैसे कि उसमें क्या पैरामीटर्स होते हैं इसके? फायर फाइटिंग का काम किया जाता है, उसके अंदर प्रॉपर फायर अलार्म डिटेक्ट किए जाते हैं, स्मोक डिटेक्टर भी लगाए जाते हैं ओके। और फायर स्प्रिंकलर भी लगाया जाता है पर रूम में, पर हॉल में, फिक्स एरिया में लगाए जाते हैं ताकि कभी भी आग लग जाए, कोई बिल्डिंग में अनहोनी हो जाए तो जब फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर में तुरंत सिग्नल चला जाता है और वो स्प्रिंकलर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं तो जनरली क्या हुआ, आग लगी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, उसको आधा घंटा 1 घंटा भी लग सकता है। तो इन सब बायोलॉज को, नियमों को ध्यान में रखते हुए अभी बिल्डिंग है, चाहे मॉल हो, चाहे रिसोर्ट हो, चाहे हॉस्पिटल हो, फायर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। और एग्जिट गेट वगैरह कितने होने चाहिए, लिफ्ट्स वगैरह बनाई जाती है, उसमें सेफ्टी के क्या रूल्स रहते हैं, उन सब को प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है। ऐसी कोई होटल ब्रांड या ऐसा किसी ने भी कुछ किया हो जिसने कि प्लान्स में तो दे दिया कि वो सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखेंगे, पर उन्होंने कहीं पर भी इन चीज़ों को यूज़ में नहीं लिया, तो गवर्नमेंट ने उनके साथ क्या किया फिर? गवर्नमेंट अभी इन चीज़ों को लेके सख्त है क्योंकि आप देख रहे हैं अभी थोड़े टाइम पहले ही दिल्ली में जो संसद भवन के पास जो सांसदों के रहने के लिए क्वार्टर बने हुए हैं, वहाँ थोड़े पटाखों की वजह से आग लग गई और पूरे वो अपार्टमेंट में आग लग गई जो राज्यसभा सांसदों के लिए थे। तो उसमें फायर सेफ्टी के जो अभी दे रखे थे स्प्रिंकलर हो गए या जो पॉइंट दे रखे वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था, फायर सेफ्टी सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। तो उसके लिए भी बहुत सख्त है। यहाँ अपने अजमेर में ही आप देख लीजिए, निगम जो है जितनी भी बिल्डिंग्स बनी हुई है उसके लिए एनओसी ले रही है कि आपकी बिल्डिंग में फायर का सिस्टम लगा है कि नहीं लगा है, उसकी एनओसी है कि नहीं है। अगर वो सिस्टम लगा है तो ही उसको एनओसी दी जा रही है, नहीं तो उसको सीज किया जा रहा है। जी। इन सब चीज़ों के अंदर मतलब सीजिंग लास्ट रहता है, पर वो उसके वजह से उसका जो कंस्ट्रक्शन का जो था वो तो लॉस में चला गया। क्यों लोग जान नहीं देते? सीजिंग लोग
कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, मे बी अवेयरनेस भी नहीं है। लोगों की सेफ्टी के साथ में चलेगा मतलब। हाँ, मे बी वो ये कोई नहीं सोचता कि मेरे घर में आग लग जाए या आग लगेगी, ऐसा सोचते नहीं, और पैसा भी वैसे थोड़ी लगती है वही है ना वो लोगों तो अब जो भी बड़ी प्रॉपर्टीज बन रही है वो सब इन फायर फाइटिंग के काम हो गए, सेफ्टी की पूरी चीज़ों को ध्यान में रख अपना काम कराए जा रहे हैं। अनसेफ डिक्लेयर करने किसी बिल्डिंग को अनसेफ डिक्लेयर करने का जो रीजन होता है वो मेन रीजंस यही होते हैं, उसके अलावा और क्या रीजंस रहते हैं? और अब बिल्डिंग वो कितनी पुरानी है और अभी उसकी क्या स्ट्रेंथ है उसके भी टेस्ट होते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी है उसमें आरसीसी में कॉलम का स्ट्रेंथ के लिए भी टेस्ट होते हैं, रैपिड हैमर टेस्ट होता है, उस पर प्रेस करते हैं तो उसमें स्ट्रेंथ पता लग जाती है कितनी किलो न्यूटन उसकी स्ट्रेंथ है। और उसके बाद कोई जो बिल्डिंग है वो अपने नॉर्म्स पे नहीं बनी हुई, जैसे पार्किंग उसने नहीं दी, साइड में स्पेस नहीं है, जैसे फायर सेफ्टी वाला बताया वो पॉइंट नहीं दिया है, और अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन भी नहीं है, कॉलम का स्पेन प्रॉपरली नहीं दिया है, फुटिंग जब कास्ट हुई वो प्रॉपर नहीं है, कुछ क्रैक्स भी अपीयर होने लग जाते हैं, पता लग जाता है बिल्डिंग का क्या है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए फिर उसकी प्रॉपर पूरा सर्वे करके और वैल्यूएशन करके और उसको अनसेफ डिक्लेयर कर लिया जाता है। अभी रिसेंटली जयपुर में जो ओल्ड हेरिटेज की अवेलेबल दी, तो उसमें वो इतने टाइम से गवर्नमेंट ने उनको नोटिस भी दिए कि आप इसमें से खाली कर दीजिए, पर वो लोगों ने नहीं किया और बरसात आई वो भर के गिर गए, शायद 4 से 5 लोगों की डेथ भी हो गई। ये लोगों की लापरवाही की वजह से हो रहा है। गवर्नमेंट तो कुछ कंस्ट्रक्शन तो ऐसे भी हो रखे हैं सर जिसमें कि 25 साल 30 साल कुछ 100 साल पुराने भी है, पर वो घर आज भी वैसे के वैसे टिके हुए हैं। उस टाइम आप देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन होते थे जैसे चाहे फोर्ट हो गए या पुराने महल हो गए, उसमें चूने का और ये लाइम का इसका मिक्स करा के और उस हिसाब से स्टोन मेसनरी करते थे। पत्थर की चुनाई अपने इधर के एरिया में वो ज़्यादा होती थी और प्रॉपर तरीके से होती थी। अब आजकल जो मटेरियल आ रहे हैं आपको पता है हर चीज़ मिलावटी आने लग गई। जैसे पहले कंपोजिशन होता था रॉ मटेरियल का वो रह नहीं गया है, मार्केट में नकली चीज़ भी आ रही है। आपको ये बताते हुए हैरानी हुई, सीमेंट भी आजकल नकली आने लग गई। तो आदमी कोई भी पर्सन जब लेने जा रहा है तो उसको पता कैसे पड़ेगा कि वो इसकी और ऑथराइज्ड डीलर से ले। मैं authorized तो dealer से। फिर अब सीमेंट अगर ला रहा है तो उसको उसका प्रॉपर बिल वगैरह ले, जीएसटी बिल वगैरह ले, उसकी क्वालिटी चेक करे। सीमेंट के भी टेस्ट उसका क्या प्रोसेस होता है क्वालिटी से? सीमेंट के भी टेस्ट होते हैं, साउंडनेस टेस्ट होता है, उसका प्रॉपर उसको बीकर में लेके उसका सैंपल लेके 24 आवर्स तक रखते हैं, फिर उसका लैब में उसका टेस्ट होते हैं तो उसमें उसकी साउंडनेस वैल्यू निकलती है तो वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये सब चीजें तो तब होती है ना जब कोई अगर बड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा हो। अब कोई भी नॉर्मल आम आदमी है वो घर बना रहा होगा तो वो सब थोड़ी ना प्रोसेस को करेगा, वो तो नॉर्मल जाएगा सिटी में जाके। वो करवा सकता है। हर सिटीज़ में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लैब्स होती है, अच्छा। तो जो भी मटेरियल यूज़ कर रहा है तो उसका लैब में ले जाके टेस्ट करवा सकता है। उसके नॉमिनल चार्जेस होते हैं, ये लोगों में अवेयरनेस आएगी तब होगा। बाकी जैसे गिट्टी बजरी ये तो साइट पे ही पता लग जाता है कि कैसा आ रहा है, ब्रिक्स की क्वालिटी वगैरह साइट पे ही पता लग जाता है, तो उसमें होता नहीं है कोई। और भी उसको कोई बिल्डिंग बना रहा है तो उसको एडमिक्सचर यूज़ करने चाहिए। एडमिक्सचर जैसे कोई अपन कंक्रीट बना रहे हैं तो उसके अंदर एडमिक्सचर डाल देते हैं तो उस बिल्डिंग की स्ट्रेंथ और ज़्यादा मतलब हो जाती है। हाँ, एडमिक्सचर जैसे हो गए भाई कोई ऐसी चीज़ जो जो सेम उसकी एज की strength वाटर को और प्रूफिंग घटाए। वाटर हाँ, जैसे वाटरप्रूफिंग हो गया वैसे ही उस बिल्डिंग की स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करते हैं, जल्दी से सेट होती है, जल्दी से कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करती है। तो इन चीज़ों को यूज़ में करके अपन पहले जैसा अपन बना सकते हैं। सबसे मेन पार्ट रहता है कोई स्ट्रक्चर तैयार करें तो उसमें क्यूरिंग होना ज़रूरी है, और वाटर जो है ड्रिंकेबल वाटर होना चाहिए कंस्ट्रक्शन के काम में, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। थैंक यू सो मच दोस्तों इस पूरे पॉडकास्ट को लास्ट तक देखने के लिए। अब आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से और भी इंसाइटफुल और सोलफुल पॉडकास्ट लेके आते रहेंगे। सेकंड, किसी भी एक फ्रेंड या अपने रिलेटिव के साथ में इस पॉडकास्ट को शेयर करिए ताकि उनकी लाइफ में भी एक छोटा सा चेंज वो इस पॉडकास्ट के थ्रू लेके आ सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू। शफा खैर।